Hello students, in this video we study Coulomb's law, ठीक है, and vector form of Coulomb's law, superposition principle and significance of vector form of Coulomb's law and properties of electrostatic force और Coulombian force। देखिए अभी तक तो हम इसकी जो हिस्ट्री है या इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं अभी तक हमने सिर्फ वो स्टडी किया है। सही मायने में फिजिक्स जो है वो आज से स्टार्ट हुआ है। देखो पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, उसकी जो स्टडी है चार्ज की भाई उसकी यानी कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग अलग ब्रांच में हम डिवाइड करके उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ चार्ज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो उसमें एल्जेब्रिक सम होता है, टोटल चार्ज जो है वो विद साइन हम ऐड करते हैं। फिर हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज होता है सिस्टम का और वो बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। हमने पढ़ा उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और टोटल चार्ज होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वो हमारा कंजर्व रहता है, ठीक है। इसके बाद अब हमारा जो लेक्चर है सही मायने में अब डेरिवेशंस या और आगे देखो जो शुरू वाले बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो हमें पता होने चाहिए क्योंकि उनको बार बार बीच में कहीं भी या न्यूमेरिकल में यूज़ हो जाता है तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो उनको जब हमारा बेस क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें पहले है कूलम्ब्स लॉ। देखो हमने 11th में एक पढ़ा था न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ, ये उसी से मिलता जुलता है, उसी के सिमिलर है। ये ग्रेविटेशनल लॉ में हमने पढ़ा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मास, यहाँ पे होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यहाँ दोनों होंगे, वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मासेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, यहाँ पे मास की जगह आ जाएगा चार्ज, बाकी सेम है। और उसमें था कि जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मासेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ये ध्यान रखना बिटवीन द सेंटर है या डिस्टेंस, खाली डिस्टेंस लिखोगे चल जाएगा लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है, हम लिखेंगे बिटवीन द सेंटर, ठीक है। इसमें भी यही होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 चार्जेस। देखो उसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया था, ठीक है, कूलम्ब ने विद द हेल्प ऑफ टॉर्सन बैलेंस। इसमें ये मैंने बनाया हुआ है इसमें नोट्स में टॉर्सन बैलेंस का एक डायग्राम, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा वो कैसे उन्होंने किया था। देखो यहाँ पे ये एक चार्ज है B और एक चार्ज है A, दोनों पे सेम चार्ज है Q, इनके बीच ये मान लो कोई डिस्टेंस है और ये फोर्स है, इनका फोर्स फाइंड कर लिया। जब इसके पास A के पास हम B लेके आएंगे तो ये जो रोड है, रोड में 2 स्फीयर लगे हुए हैं, तो ये रोड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उस डिफ्लेक्शन के बेस पे बता सकते हैं कि आइडिया लगा लिया कि इतना फोर्स हुआ। फिर क्या किया, B को C के साथ एक आइडेंटिकल B और C दोनों सेम स्फीयर होंगे, उनको आपस में जब टच कराया तो दोनों का जो चार्ज है, देखो B पे चार्ज था Q और C पे चार्ज था 0, जब दोनों को आपस में टच कराया तो चार्ज उनमें हो जाएगा Q प्लस 0/2, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। अब देखो अब जब B को दोबारा अगेन A के पास लेके आएंगे तो पहले B का चार्ज था Q, अब B का चार्ज होगा Q/2, तो चार्ज हाफ होगा। तो जो ये रोड है टॉर्सन बैलेंस की, इसका डिफ्लेक्शन पहले से हाफ हो जाएगा। जो पहले वाले केस में डिफ्लेक्शन था ये यहाँ पे, अब इसका जो डिफ्लेक्शन है ये यहाँ पे, ये वाला इस वाले का हाफ हो जाएगा ये डिफ्लेक्शन, ठीक है। जब डिफ्लेक्शन हाफ हो जाएगा तो फोर्स भी उसका हाफ हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। अब दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है, ये A के चार्ज पे भी डिपेंड करता है और B के चार्ज पे भी। अभी तो हमने B का जो चार्ज है वो हाफ किया है, अगर हम A का चार्ज ये वाला हाफ कर देंगे, ठीक है, और इसको चेंज नहीं करेंगे B वाले को तो भी डिफ्लेक्शन हाफ हो जाएगा। अगर हम दोनों को हाफ कर देंगे, A का चार्ज भी हाफ कर देंगे, B का चार्ज भी हाफ कर देंगे, देखो तो डिफ्लेक्शन इसका पहले का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका डिस्टेंस चेंज करेंगे तो भी फोर्स इसका चेंज होगा। देखो फिजिक्स में जो लॉ बनाए जाते हैं अब इनके बीच हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं।
तो इनके बीच का जो ग्राफ होगा चार्ज का जो प्रोडक्ट है और फोर्स है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जब उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा फोर्स है ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर डिस्टेंस के लिए इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो डिस्टेंस के लिए जो ग्राफ होगा वो हमारा ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे आ जाएगा ग्राफ, ऐसे ग्राफ आएगा। अगर हम वैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं डिस्टेंस और फोर्स के बीच में तो ये वाला ग्राफ आएगा। तो जब भी फिजिक्स में दो क्वांटिटी के बीच का ग्राफ ऐसे आता है, देखो अभी ये डिस्टेंस हमारा ये है और ये हमारा फोर्स है। अभी हमारा डिस्टेंस ये इंक्रीज हो गया तो ये फोर्स डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही डिक्रीज होता चला जाएगा। मान लो ये होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखो आर स्क्वायर और एफ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो वो ऐसा आया। अगर आर के और एफ के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो ग्राफ मान लो ऐसे आ गया तो उसके बारे में हम कह नहीं सकते कि ये इन्वर्सली है। या अगर ग्राफ हमारा ऐसा होगा ऐसे, तभी हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये दो ऐसे ग्राफ प्लॉट करके और ये इसका ये जो टॉर्सन बैलेंस है इसका डिफ्लेक्शन देख के हम बता सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट। इसमें देखो मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका न्यूमेरिकल में जब सेकंड चैप्टर पढ़ लोगे तब कन्फ्यूज़न होगा। देखो जो फर्स्ट चैप्टर है कहीं भी उसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फोर्स आएगा, तो जो चार्ज है वो उसका साइन नहीं हमें लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं, केवल उसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड उसमें पुट करेंगे न्यूमेरिकल में भी और डेरिवेशन में भी। जब सेकंड चैप्टर में आ जाएगा पोटेंशियल, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू हम विद साइन पुट करेंगे। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पुट करेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पुट करेंगे, ठीक है। तो उसी से ये हमारा इसकी स्टेटमेंट है कि जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज, स्टेशनरी होनी चाहिए, पॉइंट चार्जेज होने चाहिए, ठीक है। अगर डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्ज स्मॉल है तो उसको हम पॉइंट चार्ज बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको हम? पॉइंट चार्ज बोल देंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between the charges and force act along the line joining the two charges। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। न्यूमेरिकल करेंगे, डेरिवेशन करेंगे तो उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे और डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो फोर्स है हमारा, ठीक है, ये वाला जो है फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेज, यानी कि सपोज करो एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा तो पहले इनके सेंटर को ज्वाइन करेंगे ऐसे। तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग या तो इधर को होगा फोर्स या फिर इधर को होगा। अगर अट्रैक्शन होगा तो इधर को हो जाएगा दोनों का फोर्स, रिपल्सन होगा तो फोर्स हमारा इधर को हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर है फोर्स इधर को लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। हमेशा फोर्स जो होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, ठीक है। इसके बाद ये इसकी ये डेरिवेशन है एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो हमने बोल दिया, ना भी लिखो उसमें एफ, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। जैसे उसमें था एफ प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ऐसे इसमें हो जाएगा। और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस 1/r², दोनों को कंबाइन करेंगे, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² आ जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट लग जाएगा k, और k की वैल्यू जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई तो आई 8.99 10⁹ इसको हम 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं। यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। CGS यूनिट जो होती है CGS सिस्टम में नीचे सोल्व किया है, k की वैल्यू सोल्व करके आ जाएगी 1, इसको खुद ट्राई करना। अब देखो इसमें जो फोर्स होगा, ये बात ध्यान रखनी है, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्सन हो, तो जो म्यूचुअल फोर्स होगा दोनों के बीच में वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। जैसे इसमें ये हमारा जैसे ये वाला है तो ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होगा डायरेक्शन में। जैसे हमारा रिपल्सन है या अट्रैक्शन है, ठीक है। इसके बाद है इसमें ये एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो फ्री स्पेस में
जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें हल्की सी डिफ़िकल्टी होगी। तो उसमें जितनी डिफ़िकल्टी या ईजीनेस होगा किसी भी उसका स्पेस का या मीडियम का, उसको हम परमिट यानी कि वो कितनी परमिशन दे रहा है उसको, परमिटी यानी कि परमिशन। देखो अगर वैक्यूम में है और वैक्यूम से अलावा अगर किसी और मीडियम में प्लेस कर दिया चार्ज को हमने, जैसे वाटर के अंदर रख दिया, तो वो चार्ज उसका जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, यानी कि डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी। तो जितनी डिफ़िकल्टी बढ़ेगी तो वो हमारी परमिटिविटी हो जाएगी। फ्री स्पेस के लिए जो होगी वो एप्सिलॉन नोट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 यूनिट इसकी अपोजिट हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, इसकी रिवर्स हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में जो हमारा ये दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। हमने कह दिया जो Q1 पे फोर्स होगा, फोर्स ऑन Q1, इसको हम बोल देंगे F12, मतलब फोर्स ऑन 1/2। और जो Q2 पे फोर्स होगा F21, फोर्स ऑन 2/1। देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड वही होगा सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखो 2 1 की जिधर को डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने सपोज कर लिया R12 का कैप, उसके ऊपर कैप लगा दिया। ये भी डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसको मैग्नीट्यूड से उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो वो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने R12 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो F21 और R12 21 का 12 हो जाएगा, यानी कि 21 का 12 हो जाएगा। ये बस ये इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और जो फोर्स होगा Q1 पे, फोर्स ऑन Q1/Q2 F12, तो ये 12 का हो जाएगा 21। अब देखो जो R21 कैप है और R12 कैप है, उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो एक दूसरे के इक्वल में माइनस में हो जाएंगे। तो एक फोर्स हम माइनस में ले लेंगे, कोई सा भी हम माइनस में ले सकते हैं, जरूरी नहीं F12 या F21 कोई सा ले सकते हैं माइनस हम, ठीक है। इसके बाद इसमें ये दोनों हमारे इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर है ये। और जो दूसरी बात है फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये पहले ही बता दिया, यानी कि सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इट मीन्स दीज फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज हैं, ये सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस, इसकी रेंज भी दी हुई है। ये कूलम फोर्स जो होता है बहुत स्मॉल, जो हमारी न्यूक्लियस रेंज होती है 10⁻15, उसके लिए भी एप्लीकेबल है, और जो लार्ज डिस्टेंस है 10⁻18 उसके लिए भी एप्लीकेबल है। इसके बाद है इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के की डेफिनेशन। देखो दो चार्ज पार्टिकल को एक बार हमने वैक्यूम में प्लेस किया, मान लो वैक्यूम में उनके बीच फोर्स आया 60, फिर उनको उठा के किसी मीडियम में प्लेस कर दिया, उस मीडियम में फोर्स आया 10, तो 60/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो 6 उस मीडियम की जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम फॉर सेम चार्ज एट सेम डिस्टेंस। चार्ज वैक्यूम में भी उतनी ही चार्ज होनी चाहिए, मीडियम में भी, और डिस्टेंस भी उनके बीच का उतना ही होना चाहिए, तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। इसके बाद है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन का मतलब होता है बहुत सारे जो हमारे फोर्सेज हैं या कोई भी क्वांटिटी है उनका एक जगह ऐड कर देना, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। इट स्टेट्स दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज। एक किसी स्पेस में या किसी रीजन में बहुत सारी चार्जेज प्लेस हैं, बहुत सारी चार्जेज रखे हुए हैं, Q0 Q1 Q2 Qn तक। तो Q0 पे हमें नेट फोर्स बताना है, तो वो जितने भी चार्जेज हैं वो सारे उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सम का अलग अलग फोर्स निकाल लेंगे, उसकी हम वेक्टर सम करेंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट अगर फोर्स निकालना होगा तो उसका हम वेक्टर सम कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें वही हमारा ऐसा है जैसे फोर्स ऑन Q0/Q1, तो F01 लिख देंगे, तो 01 का इधर जाके 10 हो जाएगा, 10 का मतलब उसकी डायरेक्शन 1 से 0 की तरफ है। 10 का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन है वो 1 से 0 की तरफ है। ऐसे ही जो हमारा फोर्स ऑन Q0/Q2 होगा 0-2, तो वो ये आ जाएगा K Q0/Q2, ठीक है, R20 का स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। R20 का मोड जो बनाया हुआ है और इसके R20 कैप से मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही इन सबको हम प्लस कर देंगे, प्लस करके जो KQ0 है वो तो कॉमन आ जाएगा, बाकी उसमें Q1/R10 Q2/R20 ऐसे आ जाएगा, तो उसको I लिख सकते हैं, सिग्मा I
इक्वल टू 1 to n, 1 से n तक वैल्यू पुट करके उन सब का सम कर देंगे। ये जो नोट्स है ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसके बगैर नहीं होने का। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल होंगे वो सारे डायरेक्शन पे बेस होंगे। अगर एक चार्ज पे दो फोर्स लगेंगे सेम डायरेक्शन में तो नेट जो फोर्स होगा वो प्लस हो जाएगा F1 प्लस F2। अगर दो फोर्स लगे हुए अपोजिट डायरेक्शन में तो जो लार्जर फोर्स होगा इसमें स्मॉलर फोर्स को माइनस कर देंगे। अगर F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2, अगर F2 बड़ा है तो F2 माइनस F1। अगर जो फोर्स लगा हुआ है उनके बीच में कोई एंगल दिया हुआ है तो फिर वेक्टर सम जैसे हमने किया था R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कोस थीटा वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर देंगे। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। इसका नीचे एक ये न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले ही पता है कि जो फोर्स है ये दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में लगता है। पहला पॉइंट है फोर्स एक्ट बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच चार्ज इज सेम। दोनों पे जो भले ही चार्ज अलग अलग हैं, एक चार्ज मान लो 2 कूलम है और एक 3 कूलम है, तो फोर्स उन पे दोनों पे सेम होगा। क्यों? क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू Q1 F प्रोपोर्शनल टू Q2 दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब उनको कंबाइन करेंगे तो दोनों ही केस में वो म्यूचुअल फोर्स हमारा इक्वल आ जाएगा। डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी, अभी पीछे बताया। एक्शन रिएक्शन पेयर होगी ये, ठीक है। ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग, जो उनको लाइन मिलाने वाले है उसके अलोंग ये वर्क करेगा। इट इज सेंट्रल फोर्स, यानी कि डिस्टेंस जो लेंगे चार्ज के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी कि जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क है वो उस पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। सपोज करो ए से बी तक हम जैसे मर्जी लेके जाएं तो वर्क डन होगा हर एक कंडीशन में सेम होगा। वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। वैक्यूम में होगा फोर्स मैक्सिमम होगा, किसी मीडियम में रख देंगे तो फोर्स उसका कम हो जाएगा। मीडियम चेंज करते ही फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, ये दूसरे चार्ज की जो प्रेजेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता। सपोज करो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। उन दोनों के बीच में दुश्मनी होगी कि प्यार होगा? उन दोनों के बीच में प्यार होगा, ठीक है। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी बढ़िया चली है और उसकी ज़िंदगी में एक तीसरा और आ जाए, वो भी इसको अट्रैक्शन देने लग जाए, तो वो उसका इंडिपेंडेंट होगा दोनों का, ठीक है। तो एक चार्ज का जो फोर्स होगा दूसरे पे वो तीसरे से इंडिपेंडेंट होगा। उस पर रिजल्टेंट तो चेंज हो जाएगा, जैसे दो फोर्स लगे हुए हैं F1 F2, रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा तीसरे की प्रेजेंस से। लेकिन जो पहले वाला है F1 जो पहले था उतना ही बाद में होगा, ठीक है। और ऐसे F2 है जितना वो पहले था उतना ही वो बाद में होगा। रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा लेकिन फोर्स उतना ही होगा, ठीक है। और ये हमेशा ये इसकी जो रेंज है 10⁻15 से 10⁻18 तक इसकी रेंज हो सकती है।